नमस्कार, आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है। चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हो रही है। निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने को लेकर यह बैठक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल है। बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। चूंकि चुनाव सर पर है, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव, और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सुधीर, क्या ये बैठक अभी भी चल रही है, और चल रही है तो कितने देर से चल रही है, और आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं कि अब तक किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? थोड़ी देर पहले बैठक में शामिल होने पहुंचे, यानी कि कहना होगा कि संगठन के पदाधिकारी और सरकार के जो मंत्री है उनके साथ में मंथन पिछले आधा घंटे से चल रहा था। पर लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैठक में शामिल होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि सरकार का जो पक्ष है इस निकाय चुनाव को लेकर उस पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसमें वर्तमान की स्थिति को लेकर कई सारे संशय और कई सारे असमंजस की स्थिति है। लिहाजा बात करें तो वर्तमान में निकाय में चुनाव की स्थिति है, उसमें पार्षद, महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पर लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हमेशा महापौर और अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता के द्वारा कराती रही है। पिछले दिनों सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था जिसको राजभवन ने वापस कर दिया था, और ये माना जा रहा था कि तकनीकी खामी इसके अंदर थी। पर लेकिन बीजेपी संगठन ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करे। लिहाजा बीजेपी संगठन की मांग पर हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार कोई फैसला ले। इस पूरी बैठक में यह चर्चा की जाएगी। बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े चेहरे मौजूद हैं। खासकर अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भोपाल के प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। लिहाजा इस बैठक को काफी अहम बैठक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव होंगे या जनता महापौर के चुनाव चुनेगी या फिर पार्षद महापौर का चुनाव करेंगे, इस बैठक के बाद में यह फैसला लिया जाएगा। और माना जा रहा है कि अगर बीजेपी संगठन एक सुर में यह बताता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाए तो हो सकता है कि सरकार एक कोई नया अध्यादेश लेकर आए जिसको राज्यपाल से जल्द मंजूर कराया जाए और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का रास्ता मध्य प्रदेश के अंदर साफ कराया जाए। लिहाजा इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बैठक अब शुरू हुई है तो ये उम्मीद लगानी चाहिए कि बैठक तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा चलेगी और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक अगर ये पूरा मंथन होता है तो उसके बाद देखना होगा कि चुनाव को लेकर क्या चर्चा की जाती है। साथ ही साथ बात करें तो निकाय चुनाव में इस समय बीजेपी में सभी 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है और उन 16 नगर निगम पर कैसे वापस बीजेपी काबिज हो इसकी भी रणनीति आज इस बैठक में तैयार की जाएगी। राहुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इतना विस्तार से सब कुछ हमारे संवाददाता सुधीर ने बता दिया कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कौन कौन इस बैठक में शामिल है। अब से थोड़ी देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। भोपाल के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और वीडी शर्मा भी इस बैठक में है ही है, चूंकि उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई मुद्दों पर, चूंकि चुनाव सिर पर है, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव और साथ ही साथ प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर भी बात यहां पर हुई है। क्योंकि बीजेपी में ही 2 गुट है जो एक ये कह रहा है, अलग गुट तो उनके एक ही है, लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, जैसे चुनाव पहले हो रहा था वैसे ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही इस बैठक में मौजूद है। यही हमारे संवाददाता सुधीर भी बता रहे थे। मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों का सर्वे सैटेलाइट से होगा। आज भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई उद्यान योजना को मंजूरी दी। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। सरकार किसानों और गरीबों के लिए बिजली दरों में सब्सिडी देगी। इसके लिए करीब 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। वहीं सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन के लिए अलग कैडर बनाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में 4 संवर्गों के निर्माण को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन को मंजूरी दी है। राजस्व विभाग में युगल पीठ फैसला करेगी। शिवराज सरकार ने 3 नए पुरस्कारों की घोषणा भी की है। राज्य के स्थापना दिवस पर गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और नवाचार के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा।
फसल बीमा, भारत सरकार द्वारा जो फसल बीमा योजना है उसको आज यहाँ पर अनुमोदित किया गया है। बीमा के लिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा राशि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछली बार भी दी गई थी और इस बार भी हमारे यहाँ पर बीमा की राशि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश द्वारा किसानों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। खबर दिल्ली से है। खाद्य तेल सस्ता होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए खत्म की है कस्टम ड्यूटी। जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी खत्म होगी। कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस भी खत्म होगा। और जाहिर सी बात है, जब ये सेस घटेंगे और हटेंगे, ये देखिए तस्वीरें तो है ही है। केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए खत्म की है कस्टम ड्यूटी। सोयाबीन, सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी खत्म हुई है, लेकिन अभी भी सरसों का तेल, जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं, कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस भी खत्म किया गया है। स्वाभाविक है इसके बाद खाद्य तेल सस्ता होगा। ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर पहुंचे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ई पार्लियामेंट के संचालन को लेकर कहा कि इस पर व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसका संचालन किया जाएगा, जिससे जनता के बीच सूचनाएं त्वरित गति से पहुंचे और जनप्रतिनिधि भी इन सूचनाओं के जरिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। वहीं उन्होंने यूपी और एमपी में डिजिटल विधानसभा के मामले में कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञानवापी मुद्दे पर भी बिरला से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। जब उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हम किस तरीके से संकल्प के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों की मूलभूत सुविधाएं और जो अभाव है उनको सबको मिलकर कम कर सकें। रायपुर के राजीव भवन में आज कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। बैठक में उदयपुर में हुए कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को राज्य में कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। सप्तगिरी शंकर उल्का ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी और 13 और 14 जून को जिला स्तरीय कार्यशाला होगी। राज्य स्तरीय कार्यशाला बिलासपुर या किसी दूसरे शहर में करने पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा और रोजगार 2 यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। जो संकल्प, जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसको कैसे राज्य में उसको क्रियान्वित करना है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। उसमें हम लोग अमल करेंगे। उसके साथ साथ जिलों में भी कार्य योजना बन रही है, जिलों में भी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अभी जो फॉलोअप एक्शन है उसको कैसे लोगों तक पहुंचा पाए, हम लोग के चिंतन में जो डिसीजन हुआ है एंड जो डिसीजन लिए हैं उसको कैसे लागू किया जाए, उसके बारे में 1 और 2 तारीख को हम लोग एक शिविर होने वाला है, जिसके लिए आज प्रस्तुत बैठक था। एंड इसमें हम निर्णय लिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसे बुलाना चाहिए, रूपरेखा है। एंड इसी के ऊपर आज का हम लोग प्रिपरेटरी मीटिंग था। दंतेवाड़ा में सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा और उद्यानिकी फसलों की बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ किया, जिससे रबी और उद्यानिकी फसलों की बीमा योजना के तहत 17 जिलों के करीब 1.5 लाख किसानों को 307 करोड़ 19 लाख रुपए की दावा राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि किसानों की भलाई के लिए राज्य में सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। मंत्री चौबे ने कहा कि 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और आज बीमा दावा की राशि ट्रांसफर की गई। इस पर मात्र 4 दिनों की अवधि में ही राज्य के किसानों को 2111 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया। कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि मई का माह राज्य के किसानों के लिए मंगलकारी है। कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, विधायक देवती कर्मा और विधायक विक्रम मंडा भी मौजूद थे।
उद्यान की फसलों हेतु 4747 किस्मों को राशि 10 करोड़ का दावा भुगतान किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2021 हेतु 3,97,887 किस्मों को राशि रुपये 752 करोड़ 32 लाख का दावा भुगतान किया गया है। खरीफ वर्ष 2021 में कुछ जिलों में कुछ किस्मों के दावा भुगतान प्राप्त नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसका परीक्षण कराकर पात्र कृषकों को शीघ्र दावा राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा के स्वामी आत्मानंद विद्यालय नर्मदापुर में काउंसलिंग कराने पहुंची सरगुजा अपर कलेक्टर तनुजा सलाम की जुबान बिगड़ गई। अपर कलेक्टर उस वक्त भड़क गई जब लिस्ट में एक बच्ची का नाम रिपीट हो गया। पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पूरे मामले में जब अपर कलेक्टर तनुजा सलाम से फोन पर बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन की घंटी जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और यहाँ अधिकारी का इस तरह के भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। अधिकारी इस सरकार में कितने बेलगाम हो गए हैं ये भी ये बताता है, ऐसा उनका मानना है। एक तो आपने गोशवारा भी नहीं बनाया, जब बेवकूफी से डबल नाम पढ़ रहे हो, आपको होश नहीं है। पूरा गलत हो रहा है यहाँ पर। सबको तुम्हारे पास भेजूंगी मैं। एक का नाम नहीं है, एक का डबल नाम है, एक का नाम चिट अंदर घुसा हुआ है। साले मेरा सुनो ना, हम कैंसिल करते हैं। ये लोग गलत करेंगे, फालतू में बाद में शिकायत होगी। क्लास 1 का ही लेके देखो इतना नाटक हो गया। खास करके जो स्कूल को संस्कार केंद्र कहा जाता है, जिसके नाम से मुख्यमंत्री ढोल पीट रहे हैं, और ढोल पीटने के बाद में अधिकारी यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, आखिर किस दिशा में यहाँ की शिक्षा को, यहाँ के संस्कार को ले जाना चाहते हैं और किस दिशा में पायदान पर रखना चाहते हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। रायपुर में अनाज कारोबारी से सरेराह डकैती के 14 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन डकैती का सरगना अजय उर्फ अज्जू फरार चल रहा था, जिसने आपके अपने और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 के माध्यम से पुलिस के सामने सरेंडर किया। डकैती का मास्टरमाइंड हरियाणा से सीधे रायपुर स्थित IBC 24 के ऑफिस पहुंचा। फिर क्या हुआ, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 50 लाख की डकैती, वारदात के 8वें दिन डकैती के मास्टरमाइंड का लाइव सरेंडर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा ये शख्स 50 लाख की डकैती का मास्टरमाइंड है। 50 लाख की डकैती को 16 मई को राजधानी रायपुर के देवपुरी इलाके में इसने अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी अजय उर्फ अज्जू ने IBC 24 के जरिए पुलिस के सामने आज सरेंडर किया। IBC 4 के भरोसा है कि मैं क्या पुलिस के पास जाना चाहता हूँ। अब आपको लाइव सरेंडर की कहानी विस्तार से बताते हैं। वक्त शाम के करीब 4:10। जगह IBC 24 का दफ्तर रायपुर। 50 लाख की डकैती के आरोपी अजय उर्फ अज्जू IBC 24 के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके साथ उसकी मां भी थी। आरोपी अज्जू अपनी मां के साथ सीधे रेलवे स्टेशन से IBC 24 के ऑफिस पहुंचा था, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपने गृह प्रदेश हरियाणा भाग गया था। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं जी। तो क्या आप लोगों को क्या लगा कि कहाँ आना चाहिए? हमें लगा कि हमें IBC 24 के पास आना चाहिए, क्योंकि वो भरोसेमंद चैनल है और उनके माध्यम से हम पुलिस के पास जाना चाहते हैं, ताकि हमारे बेटे को कोई जान को खतरा नहीं। IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तत्काल आरोपी के दफ्तर में होने और सरेंडर करने की इच्छा जाहिर करने की खबर प्रसारित की। IBC 24 ने पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद आला अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजने की बात कही। नहीं, इसको एक चीज तो इसको अगर वो पुलिस कानून की प्रक्रिया का पालन करेगी और इसमें कोई खतरे वाली बात तो है नहीं। एक बार पुलिस की रक्षा में अगर वो आया और उसके बाद जब दोस्त को न्यायालय पेश किया जाएगा, तो इसीलिए अभी जो है अब हम उसको वहाँ पे पुलिस की टीम वहाँ पे भिजवा रहे हैं। एक तरफ रायपुर पुलिस आरोपी अज्जू को गिरफ्तार करने के लिए IBC 24 के दफ्तर पहुंचने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आरोपी अज्जू हमारे दफ्तर में
लाइव इकबाल जुर्म कर रहा था। 13 तारीख को मतलब बोला कि 13 तारीख के लिए तैयार रहना, मतलब 16 तारीख के लिए तैयार रहना। मेरे को प्लान बताया 13 तारीख को कि तू मिर्ची और बत्ते वत्ते लेके आना। 16 तारीख को ऐसे प्लान बताया गया था। और तो जो पैसे का बैग है वो पैसे का बैग को तू लेके भाग जाना, ऐसे करके बताया गया था मुझे। और अब जरा सरेंडर की तस्वीरों को फिर से देख लीजिए। वक्त शाम के करीब 5:45 पर। एक तरफ आरोपी अज्जू वारदात की साजिश का पर्दाफाश कर रहा था, उसकी मां अपनी आरोपी बेटे की खैरियत के लिए फिक्रमंद नजर आ रही थी। सबसे पहले तो मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मतलब जुर्म तो किया है, लेकिन इसको मतलब पता नहीं था ये सब वो करना। जुर्म किया है तो उसको सजा दीजिए सर, लेकिन मुझे डर था कि इसके साथ कोई गलत ना हो, इसे मार पीट ना करे। इसी डर से मैं IPC 24 के पास आई हूँ सर, और इनके माध्यम से मैं इसको सरेंडर करवाना चाहती हूँ सर। और अब सरेंडर का वक्त हो चुका था। आरोपी अज्जू हमारे दफ्तर से बाहर निकला, जहां पुलिस की टीम उसका इंतजार कर रही थी। इस वक्त पुलिस की टीम आ चुकी है और IPC 24 पर जो इसने यहाँ आकर सरेंडर किया है, स्टूडियो में बैठकर जो अपनी बात की है, फिर दोहराऊंगा कि हमें इसे ग्लोरीफाई नहीं करना है। जैसे ही आरोपी अज्जू पुलिस टीम के सामने पहुंचा, उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उससे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चली गई। IPC 24 हमेशा से सरोकार की पत्रकारिता करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसका उदाहरण आप देख ही चुके हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि आपको हर जरूरी खबर से बाखबर रखना, क्योंकि सवाल आपका है। तहसीन जैदी के साथ राजेश मिश्रा, IPC 24 रायपुर। और अब देखते हैं बिग न्यूज। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यह आदेश दिया है कि कोर्ट ने सर्वे पर दोनों पक्षों को 1 हफ्ते में आपत्ति देने के लिए कहा है। कुतुब मीनार परिसर में रखी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को अपना आदेश सुनाएगी, जिससे ये साफ होगा कि क्या इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से सिविल जज के सामने की जाएगी या नहीं। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने के विरोध में हिंसा भड़क गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों को आग लगा दिया। अमलापुरम शहर में उग्र भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर P विश्वरूपा और विधायक P सतीश के घर में आग लगा दी। विरोध के बीच 20 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अभी वहां पर तनाव की स्थिति है। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल अब पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। और अब खबरें विस्तार से। सतना के ऊंचे हेरा गांव में किसानों की जमीन पर पावर ग्रिड कंपनी के लगाए टावर पर मुआवजा को लेकर दर्जन भर किसान एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभावित किसान टावर पर ही 40 फीट ऊंचाई पर पिछले 4 दिन से रह रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा वो नीचे नहीं उतरेंगे। कल रात जिला प्रशासन की टीम रात भर किसानों को टावर से नीचे उतारने की अपील करता रहा, लेकिन किसान नहीं उतरे। कोई मांग रखेगा जो नहीं संभव है तो वो तो टावर पे बैठने से तो उसका हल नहीं निकलेगा। अगर कोई कहता है कि भाई हमें आप 12 लाख रुपए दीजिए टावर का, अगर हमारे नियम में होगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस के जो रूल हैं उसमें होगा, भूवर्जन के जो नियम है उसमें होगा तो ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन केवल टावर पर बैठने मात्र से कोई व्यक्ति उसको मनचाही रकम मिल जाए ये तो नहीं संभव है। रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने हिमालयन ट्रैकिंग में इस साल सफलता के झंडे लहराए हैं। स्कूल के 67 बच्चों और टीचर का एक डेलीगेशन हिमालयन ट्रैकिंग करने के बाद आज रायपुर पहुंचा। 13 मई ये ग्रुप हिमालय की 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग के लिए यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रवाना हुआ था। ये बच्चे ट्रैकिंग करते हुए सबसे पहले मनाली के बेस कैंप पहुंचे।
जो कि करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इन्हें पहाड़ों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, परंपरा, रहन सहन के बारे में बताया गया। बच्चों ने 15000 फीट की ऊंचाई पर जाकर तिरंगा लहराया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ट्रैकिंग, रैपलिंग जैसे एडवेंचर भी किए। स्कूल की तरफ से इन बच्चों के साथ 3 टीचर्स को हिमालयन ट्रैकिंग के लिए भेजा गया था। ट्रैकिंग में MN सिंह, पोषण कुमार साहू, साकेत दुबे, सदब शेख और शिवानी चौरसिया टीम को लीड कर रहे थे। रायपुर लौटने के बाद स्कूल के बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए। बहुत अच्छा था, इमेजिन नहीं किया था इतना हाइट तक, बहुत टायरिंग था, टफ था, बट 15,000 फीट चढ़ना और स्नो देखना, पहली बार स्नो देखी तो बहुत अच्छा लगा, एक अचीवमेंट टाइप फील हुआ और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतना ऊपर तक हम लोग गए। पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हैं, इतना कभी नहीं चले, नॉर्मल रोड में भी नहीं चले, पहाड़ में चलना तो बहुत ही डिफिकल्ट था, तो ये हमारे लिए चैलेंज टाइप का था जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और कंप्लीट किया। स्कूल ने हमें इस ट्रैकिंग में बहुत सपोर्ट किया है। 5 टीचर्स थे, 70 बच्चे थे और इतने कम टीचर्स को इतने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। बहुत मजा आया 15,000 फीट तक चढ़ने में और स्कूल की तरफ से बहुत मोटिवेशन था, बहुत मजा आया। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबरें तेज अंदाज में हम मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।